कहानी की शुरुआत एक जंगल के दृश्य से होती है। एक आदमी पागलों की तरह इस घने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल इतना घना था कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी सूरज को देखकर अपनी दिशा तय कर रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अंधेरा और गहरा हो गया और अचानक सारे पक्षी उड़कर वहां से चले गए। छिपने की कोई जगह नहीं थी। आदमी बहुत डरा हुआ था, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वह ऊंचे पेड़ से नीचे गिर गया। इसके पहले कि वह बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच रहा है, लेकिन उसे खींचने वाला कौन है यह नहीं दिखाया गया। हमें बस उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। फिर सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना का कोई दोस्त या परिवार नहीं था, सिर्फ एक बहन को छोड़कर। इस समय जिस पेट स्टोर में वह काम कर रही थी, उसके बॉस ने उसे आदेश दिया कि वह एक तोते को चिड़ियाघर छोड़कर आए। मीना ने उस तोते को उठाया और अपने घर ले गई, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। उस रात उसने तोते के साथ ही समय बिताया और फिर सुबह होते ही वह उसे लेकर जू के लिए निकल पड़ी। लंबी सड़क पर चलते चलते अचानक उसने शायद गलत मोड़ ले लिया और वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते हुए देखा था। पहले तो वह अपनी गाड़ी के जरिए ही जंगल में अंदर तक गई, लेकिन जब उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे गाड़ी छोड़कर उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ पास में कोई होगा जिससे वह मदद मांग सके। वह अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अचानक पहले की तरह ही सभी पक्षी इन पेड़ों से उड़कर चले गए। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने आसपास किसी के मौजूद होने का एहसास भी हो रहा था। उसने दूर देखा कि एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है और उसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह औरत रुकती नहीं और भागती रहती है। मीना उसका पीछा करते करते थक गई और रुक गई। तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना फिर से दौड़ते हुए उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी। वह औरत मीना का हाथ पकड़कर उसे एक घर के अंदर ले आई। घर के अंदर आते ही उस औरत ने दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहाँ 2 और लोग भी मौजूद थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? वे लोग कोई जवाब नहीं देते और मीना से कहते हैं कि वह शीशे के सामने खड़ी हो जाए, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना ने पूछा, आखिर कौन देखने आ रहा है? तो वह बूढ़ी औरत, जिसका नाम मेडलाइन था, जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। तभी वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। मेडलाइन ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वे यहाँ तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी, क्योंकि जिन्हें मेडलाइन वॉचर्स कह रही थी उन्हें अभी तक न तो फिल्म में दिखाया गया था और न ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। रात गुजर जाती है और सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलाइन मीना को बताती है, वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वह यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन मेडलाइन उसे रोकते हुए कहती है, यह तुम्हारा सही फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम देर कर दोगी तो अपनी जान गंवा दोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर चलने पर उसे भी वही साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसे देखकर वह घबरा तो जाती है, लेकिन पहले लड़के की तरह ही वह सूरज की दिशा देखकर उसी दिशा में चलने लगती है। हालांकि वह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। डर के मारे वह वापस उसी घर की तरफ भागती है। हार मान चुकी मीना को वहां मेडलाइन दिलासा देती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और असफल रही। हम भी तुम्हारी तरह हार कर यहीं रुके हैं। मेडलाइन आगे बताती है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और इंसानों को ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाता है जो उन्हें पागल बना सकती हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसके शिकार हैं, मेडलाइन ने मीना से कहा। फिर उसने मीना को जंगल में लगाए गए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के कई साइन बोर्ड दिखाए, जो गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडलाइन बताती है, ये साइन हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर लगाए गए हैं। अगर इससे आगे गई तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जब भी ये साइन तुम्हें दिखें, इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, यह सब किसने बनाया? मेडलाइन जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है और सभी लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है, ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़े ही रहना पड़ता था। वे अपनी मर्जी से जो करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन उन्हें वॉचर्स की तरफ अपनी पीठ नहीं करनी थी। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन दिन में भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं थी। ये लोग हर रोज जंगल से कुछ
कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे जिससे उनका गुजारा चलता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। रास्ते में मीना कीरा से पूछती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा जवाब देती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। इसके बाद कीरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में ये गड्ढों से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा से पूछती है कि वह कितने समय से यहाँ फंसी हुई है। इस पर कीरा बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। वह यह भी बताती है कि उसका पति जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वह जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वे सब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें यह भी पता चलता है कि कीरा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे जंगल ने खींच लिया था। अपने घर के पास वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 नियम समझाती है। यहाँ जिंदा रहने के लिए पहला नियम यह है कि रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। दूसरा, रात में आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करनी है। और तीसरा, दिन के वक्त उन गड्ढों के पास नहीं जाना है और जितना हो सके रोशनी में रहना है। मैडलाइन ने मीना को समझाया, लेकिन उस रात मीना वॉचर्स के बारे में और जानने की जिज्ञासा रखती थी, इसलिए वह आईने के पास जाकर कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह आईने की तरफ अपनी कमर कर लेती है। ऐसा करते ही वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वे जोर जोर से आईने को मारने लगते हैं। उनकी हरकतों से आईने में दरारें भी पड़ जाती हैं। इस शोर से मैडलाइन जाग जाती है। वह मीना से कहती है कि वह तुरंत आईने के सामने खड़ी हो जाए। मैडलाइन का मानना था कि ऐसा करने से वॉचर्स का गुस्सा शांत हो सकता है। खैर, यह रात किसी तरह बीत जाती है। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना, जो यहाँ अपने दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, यहाँ से भागने की योजना बना रही थी। शिकार के दौरान मीना डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना उसे समझाने की कोशिश करती है, मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें वह हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए। शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल, जो खुद भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, मीना की बात मान लेता है। अब मीना एक रस्सी से खुद को बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वह उसे तुरंत बाहर खींच सके। मीना गड्ढे के अंदर पहुंचती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। वह समझ जाती है कि यह सामान उन लोगों का है जो पहले इस जंगल में फंसे होंगे। मीना उन सामानों को इकट्ठा कर लेती है। रस्सी की मदद से वह और डेनियल उस सामान को गड्ढे से बाहर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही मीना गड्ढे से बाहर निकलने लगती है, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वह ठीक से नहीं देख पाती कि वह क्या था, लेकिन वह डर जाती है। दोनों उस सामान को लेकर वापस अपने सेफ हाउस आ जाते हैं। वहां मैडलाइन उनसे पूछती है, यह सामान तुम्हें कहां से मिला? मीना और डेनियल झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल में पड़ा मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय हो चुका था और वह जानती थी कि वह सामान जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से ही मिला होगा। वह मीना से बार बार पूछती रही, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिल गया था जिसे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बना लिया। डेनियल और मीना इस कैमरे को घर के बाहर लगा देते हैं ताकि वे वॉचर्स को देख सकें। मैडलाइन उन्हें समझाती रहती है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें देख सकें। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। वे लोग कैमरे से देखते हैं तो वहां इंसानी टांगें दिखाई देती हैं। बाहर जो भी था वह कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि शायद उसका पति यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लाया है। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलाइन उसे रोक देती है और कहती है, तुम यह दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ वह तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलाइन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मैडलाइन कहती है, तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे ही पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता तो वे समझ जाते हैं कि यह वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर बाहर लगे कैमरे को तोड़ देते हैं। अब सभी वॉचर गुस्से में आ चुके थे और वे इन लोगों के घर के बाहर लगे शीशे को भी तोड़ने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने शीशे के सामने खड़ा होकर इसे रोक लिया। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वे इन्हें मारने नहीं आए। रात को उनके साथ कई अजीब और गलत चीजें घटी, इसीलिए डेनियल और मीना ने फैसला किया कि वे मैडलाइन को सच बता देंगे कि वे गड्ढे में गए थे। ये सुनकर मैडलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। मैडलाइन उस घड़े से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी घड़े में फेंक देती है। अब ना चाहते हुए मीना भी वहीं रहने के लिए मजबूर हो जाती है। वक्त गुजरता गया, मौसम बदल गया और सर्दियां आ गईं, लेकिन अब तक ये लोग वहीं फंसे हुए थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने
एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वह यह नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना न मिलने के कारण इनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी दौरान मैडेलाइन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है, जिसमें डेनियल मैडेलाइन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़कर गड्ढे के सेफ हाउस में लॉक कर देता है। अंधेरा होने वाला था और मैडेलाइन और मीना दरवाजा खटखटाती हैं। डेनियल से कहती हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब उन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस वक्त मीना और मैडेलाइन के साथ साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। अपने गढ़ों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुंचते हैं। जब इन वॉचर्स को लगता है कि मीना और मैडेलाइन यहाँ नहीं है, तो वे उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्रिएचर्स दूर जाते हैं, मीना और मैडेलाइन को मौका मिल जाता है। दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने पर इस बार वे जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि अब उन्होंने वो क्रिएचर देख लिया था। मैडेलाइन इन सबसे कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सभी क्रिएचर्स परियां हैं, फेरीज हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो राक्षस हैं और साथ ही साथ काफी अक्लमंद भी। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैडेलाइन आगे कहती है, मैंने जिनको देखा था उन्होंने बिल्कुल मेरे जैसा रूप बना लिया था, बस उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उनकी आंखों के नीचे गहरे दाग थे। मैंने इनकी हरकतों से अंदाजा लगाया कि ये लोग हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं वैसा ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन बातों के दौरान फिर से दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स अब इनकी तरह बोल रहे थे। वे अंदर आना चाहते थे, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता? इन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वे इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते। इन लोगों को कहीं छुपने का तरीका नहीं सूझ रहा था। सभी लोग भ्रमित थे। लेकिन अचानक नील की नजर फर्श पर पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। जैसे ही वह कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर दिखाई देता है। ये लोग बिना वक्त गंवाए उस बंकर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस बात से हैरान थे कि यह बंकर इतने अरसे से यहाँ था और इन लोगों को इसका पता भी नहीं चला। इस बंकर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं थी। हजारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और कई जरूरी सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो एक कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सा डाटा सेव था, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये प्रोफेसर असल में इन क्रिएचर्स के बारे में जानता था और इन पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने यह बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था और पैसों का लालच देकर वह दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था। रात के वक्त उन्हें ऊपर के कमरे में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता था और फिर ये क्रिएचर्स उन इंसानों को खा जाते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन ने बताया था कि ये क्रिएचर्स कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि असल में फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी। लेकिन फिर इंसानों ने इन फेरीज को धोखा दिया, इन्हें जंगलों में फंसा दिया और वे खुद यहाँ से चले गए। काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और उनके पर कमजोर हो गए थे। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें एक अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गढ़ों से बाहर आ सकती थी। यह फेरी बहुत खास थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारने की बजाय उसे अपना साथी बना लिया और वह मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई। लेकिन थोड़े समय बाद इन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया। इस कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार क्या हुआ, इसीलिए उसने सबसे आखिरी वीडियो प्ले किया। उसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए एक रास्ता बता जाता है। वह कहता है कि शाम को जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं, उसी दिशा में अगर लोग दौड़ें तो वे इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। बस कुछ राज हमेशा के लिए रह जाने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख सका। खैर, अब रात हो चुकी थी और इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस पूरी तरह से वॉचर्स ने तबाह कर दिया है। अब ये लोग जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर ने बताया था वे शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस दिशा में वह उड़ता है ये लोग उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। मैडेलाइन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत
बुरा किया, धोखा दिया और इन्हें जंगलों में छोड़कर चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और अपनी जादू को खो दिया, अब कभी वे इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब इस नदी के जरिए ही वे इस जंगल से बाहर निकल सकते थे। शाम हो चुकी थी और वे फेरीज और वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर निकल जाते, डेनियल को अपना साथी जॉन मिल जाता है, जो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बाकी लोग अपनी बोट में बैठ चुके थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल, जिसकी मदद करने के लिए वह गए थे, कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते और उस फेरी ने डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे मार डाला। उन्हें पता चलता है कि फेरीज अब यह पार नहीं कर सकते। अंत में ये लोग खुद इस नदी को पार कर शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है कि मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे अनुसार उनकी यूनिवर्सिटी में आई है ताकि उनका सारा डाटा खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह उनका रिसर्च डिलीट करती, उसे एक नई जानकारी मिलती है। वह जान पाती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे, तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। ऐसे इंसान और फेरीज के बच्चे भी हुए थे, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। उसे यहाँ यह बात भी पता चली कि मैडलाइन जो वहाँ मिली थी, वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी ही थी। वह कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि मैडलाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वह कीरा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मैडलाइन से हम जंगल में मिले थे, वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी। लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक भेस बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की पत्नी मैडलाइन लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे और वह उनके साथ ही रहना चाहते थे। फिर प्रोफेसर को इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला। अपनी पत्नी की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मैडलाइन जैसा बना दिया। अभी मीना ये सारी बातें बता ही रही थी कि एकदम से उसे पता चलता है कि वह ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलाइन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा वहां आती है, मैडलाइन उसे बेहोश कर देती है और फिर वह फौरन मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वह मीना को मारती, वह उसे कहती है, मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है, तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना का सारा सच बताते ही एकदम से मैडलाइन के पास उसके पैर और उसके जादू वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वह मीना को वहीं छोड़कर वहां से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहां मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरीज वाले सारे वाकये के बाद वह काफी डर गई थी और अब वह अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया, मुझे लगता है कि वह फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उसे कहती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। यह कोई और नहीं बल्कि वह फेरी मैडलाइन ही है, जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।